अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सेनेट का इलेक्शन हुआ। बिलाशुबा अक्सरियती जमात यानी मौजूदा इलेक्शन के दौरान ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें 18 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, लेकिन एक सीट जिसे हाईलाइट किया गया था और जिसे पीडीएम ने चैलेंज किया था कि ये वजीर आजम इमरान खान पर अदम एतमाद होगी क्योंकि उसका इलेक्टोरल कॉलेज कौमी असम्बली पाकिस्तान था, वो सीट पीटीआई हार गई। जो ही पीटीआई इलेक्शन हारी है, पूरे पाकिस्तान का मीडिया का कोर्स तब्दील हो गया, इमरान खान की गुफ्तगू तब्दील हो गई, इमरान खान की सोच तब्दील हो गई। यूं तो पहले दिन से अर्ज करता हूं कि इमरान खान एक ज़हनी मरीज हैं, नरगसियत के मरीज हैं। अपनी पूजा करवाना और अपने आप को आला तरीन मनसब पर देखना उनकी बुनियादी कमजोरी और ख्वाहिश रही है, और ये कोई अजनबी बात नहीं है, उनके साथ मखसूस नहीं है। हर वो नौजवान जो बचपन में दो बड़ी बहनों के साया में पले और बदकिस्मती से जवान होने के बाद उस पर खूबसूरती या उस पर हीरोइक तोहमत बांध दी जाए, उसके साथ ये होना होता है, ये फितरी बात है। बहरहाल इमरान खान चीखो पुकार कर रहे हैं, शोर गोगा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, रियासती इदारों को मलिया मेट करने का अज़म जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी हस्बे मंशा प्रोसीडिंग को नहीं चलाया है। अजीब बात है, इमरान खान आज भी उस तरह के डायलॉग बोलते हैं जिस तरह के डायलॉग वो उस वक्त बोला करते थे जब वो गुज़िश्ता 22 साल से अपोजिशन में होते थे। जो शख्स कभी इक़्तिदार में ना आया हो वो तो कह सकता है कि सिस्टम खराब है। जो शख्स कभी किसी सरकारी मनसब पर तैनात ना रहा हो वो कह सकता है कि सरकारी मनासब पर तैनात लोग करप्ट हैं, बुरे हैं, बदकिरदार हैं। लेकिन जब एक इत्तफाक हो जाए, अल्लाह ताला की जात का इनाम हो जाए, या दुनियावी एतबार से आप कोई झूठ सच बोलकर आला तरीन मनसब हासिल कर लें और उस पर 3 साल जाया करने के बाद भी आप नाराज सास की तरह की डायलॉग बाजी करें, तो क्या आपसे तवक्को की जाए या आपकी अहलियत पर क्यों न सवाल उठाया जाए। आसान सा फार्मूला था। आइन की आर्टिकल 226 में एक मामूली सी तरमीम करनी थी, जहां लिखा हुआ था कि लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन क्लियर डिवीजन से होगा, वहां लिख देते कि सेनेट का इलेक्शन भी इसी रूल पर होगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इमरान खान ने नहीं किया क्योंकि मुख्तलिफ मौके पर वो इस करप्शन से भरपूर तौर पर मुस्तफीद होते रहे। और तो और 2018 के इलेक्शन में उन्होंने अपने अरकान असम्बली को पैसे दिए, उसकी वीडियो बनाई और उनकी बुनियाद पर आज तक उन अरकान असम्बली को ब्लैकमेल करते हैं। कमाल की बात यह है कि इस वीडियो को, जिसमें खुद उनके लोग पैसे दे रहे हैं और खुद उनके लोग पैसे ले रहे हैं, इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर दिया। पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस अंदाज में सोचा जिस अंदाज में हुकूमत उससे चाहती थी कि वो सोचे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पहली जिम्मेदारी ये थी कि उस केस का ट्रायल शुरू करने से पहले आज खुद नोटिस लेती या एक कमीशन मुकर्रर करती और कम से कम उन करप्ट लोगों को जिनके पैसे लेने की वीडियो मौजूद थी उनको इस इलेक्शन में अपना वोट इस्तेमाल करने से रोका जाता। लेकिन चूंकि यकीन कामिल था कि ये घर की मुर्गी हैं, ये वोट पीटीआई को देंगे, लिहाजा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहने को उनसे वजारत ले ली गई, लेकिन अगले रोज तक वो शख्स वजीर आला हाउस में मुकीम थे। वो तमाम अरकान असम्बली आज भी पीटीआई की जानिब से अरकान असम्बली है। बहरहाल इलेक्शन की बाबत कोई क्या सोचता है, पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि यह मुश्किल काम नहीं था। 226 में अमेंडमेंट करने के लिए उन्हें एक बिल टेबल करना था, और बिल टेबल करने का मकसद ये होता है, बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि आपके पास हाउस में अक्सरियत नहीं होती, और बिलाशुबा रोज़े अव्वल से इमरान खान के पास हाउस में अक्सरियत नहीं है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप उस बिल पर डायलॉग शुरू कर देते हैं। यकीनी तौर पर जवाब में अपोजिशन कुछ डिमांड करती है। अपोजिशन कहती है कि ये जो बिल आपने पेश किया है इसका फलां सेक्शन गासिबाना है, गलत है, इसमें प्रोसिक्यूटर के इख्तियारात बढ़ जाते हैं और इंसाफ कत्ल हो जाता है, आप इसको इस तरह से अमेंड कर लें। या इसके मुकाबले में अपोजिशन कहती है कि हमारी प्रायोरिटी है कि फलां जो मिसाल के तौर पे एनएफसी अवार्ड आप जारी कर दें। तो ये जो डिमांड्स होती हैं अपोजिशन की जानिब से, ये भी हुकूमत और गवर्नेंस का हिस्सा होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अपोजिशन लीडर आपको कहे कि आप 2 खरब रुपए दो मुझे और मैं कानून साजी करवा देता हूं। ये सब टोपी ड्रामा है, झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, और खुदा की पनाह इमरान खान साहब जिस कदर झूठ बोलते हैं
ये तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी इस कदर झूठ बोलते हुए शर्मा जाए। बहरहाल इमरान खान साहब ने 3 साल के अंदर तैयार शुदा बिल जो अपोजिशन के दौरे इक़्तिदार में पेश किया गया था सेनेट इलेक्शन में रिफॉर्म्स की बाबत, उसको आगे नहीं चलने दिया। सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले गए, सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, मुगल बादशाहों के अंदाज में काम करने की कोशिश की। बहरहाल जब आइन सामने रुकावट बनकर खड़ा हुआ तो फिर आइन बनाने वालों को गाली दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाइख्तियार किरदार पर उंगली उठा दी। गाली देना, एब्यूज करना, दूसरे को बुरा कहते चले जाना और मुसलसल अपनी नाकामियों पर नजरअंदाज करना, यह कमाल भी पीटीआई की लीडरशिप ने सीखा है। और क्यों ना सीखे, मीडिया के अंदर उनके भोंपू, उनके मुंशी बड़ी तादाद में मौजूद है जो स्याह को सफेद मनवाने की जद्दोजहद में शुरू हो जाते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है जब यह कहा जाता है कि यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के प्रोसेस में करप्शन हुई है और उसी वक्त पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली के इलेक्शन को, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज में पार्टी पोजीशन की प्रोपोर्शन के बरक्स नताइज आए हैं, उस पर कोई एक सहाफी कॉलम लिखने को तैयार नहीं होता। और मैं हैरान होता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डांट दिया था, उसे नोटिस लिया था और उसे डायरेक्ट किया था कि आप इनको मामलात को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से क्या मैं रिक्वेस्ट करूं कि वो पख्तूनख्वा असेंबली की पार्टी प्रोपोर्शन पर नोटिस लें, गौर करें कि वहां पर क्या हुआ है। ऐसा कौन सा मामला बर्पा हो गया कि वहां पीटीआई के तमाम अरकान जीतने में कामयाब हो गए। मैं आज यकीन से कहता हूं कि अगर यह सब कुछ सिंध में हुआ होता तो यह इलेक्शन वॉइड करार दिया जा चुका होता, क्योंकि तमाम इदारे पाकिस्तान में एक ही काम करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी मौकफ ले उसके मुतसादम काम करना है। अब चूंकि बेनिफिशियरी पख्तूनख्वा असेंबली के कौन है, इमरान खान साहब है। बलूचिस्तान की असेंबली में भी कुछ ऐसी ही वारदात हुई है, वहां भी बेनिफिशियरी इमरान खान है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो गई है और कोई सरकारी इदारा और कोई मीडिया मैन इस पर शो नहीं करेगा कि पख्तूनख्वा असेंबली में क्या हुआ। अब हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि सेनेट का इलेक्शन इस अंदाज में क्यों होता है। सेनेट का इलेक्शन कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के अंदाज में क्यों नहीं होता। सेनेट एक खसूसी इख्तियारात और खसूसी इस्तेमाल का इदारा है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान छोटे सूबों के हकूक का मुहाफिज है, छोटे सूबों की अवाम के हकूक का मुहाफिज है और वो इस बात को अश्योर करता है, गारंटी देता है कि पंजाब के लोग बड़े सूबे की और कौमी असेंबली की 2/3 अक्सरियत के बराबर की तादाद की वजह से कुछ ऐसा ना कर दें कि छोटे सूबों के हकूक और उनके अवाम के हकूक मुतासिर हों। तो अब अवामी सतह पर अगर इलेक्शन करवाया जाए तो मुमकिन है कि एक खास सतह से कम इंटेलेक्ट या दानिश का लेवल सेनेट में आ जाए। लिहाजा सेनेट के लिए यह तरीकाकार इख्तियार किया गया कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज जनरल पब्लिक की बजाय सूबाई असेंबलियों को बनाया गया और इसी तरह कौमी असेंबली को बनाया गया इस्लामाबाद की पर्पस में। अब हम गौर करते हैं कि क्या सेनेट को मुहिब्बी इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से दूसरी सियासी जमातें देखती हैं। हमें नोटिस करना होगा कि इस इलेक्शन में कौन सी जमात ने किस तरह की क्वालिटी, किस तरह के लोग, किस जहानत के लोग सेनेट में पहुंचाए हैं। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि करप्शन का शोरग होगा, दयानतदारी का शोरग होगा, असूल पसंदी का शोरग होगा, किस कदर सच्चाई पर मबनी है और सेनेट के इदारे के वजूद से इमरान खान और उनके गैर मुल्की दोस्त क्या मफादात उठा रहे हैं और मुल्क में किस कदर लूट मार का निजाम बना दिया गया है। सबसे पहले मैं अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में कौन कौन लोग भेजे। विफाकी सतह पर इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है। यूसुफ रजा गिलानी के बतौर वजीर आजम काम करते हुए पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की अफरियत पर काबू पाया। हुकूमत पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम मंजूर करवाकर सूबों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसने स्टेट अपरेटस को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस कदर खुले दिल से इस्तेमाल किया कि पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग तानाजनी करते थे कि यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन के वजीर आजम हैं। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी ने पाक फौज के निजाम और पाकिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट के कॉन्सेप्ट के खिलाफ मुजाहमत की और बिल आखिर अपनी नशिस्त खोई।
यूसुफ रजा गिलानी ने 18वीं तरमीम के मौका पर पाकिस्तान के अदालती निजाम और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की खातर बहुत ज्यादा मज़ाहमत सही और जद्दोजहद की। इससे कबल यूसुफ रजा गिलानी कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पर काम कर चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई स्पीकर इस कदर ज्यादा इज्जत या मर्तबा अपनी कुर्सी पर बैठकर हासिल कर सका हो जिस कदर यूसुफ रजा गिलानी ने हासिल किया। और अपोजिशन के अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर का एहतमाम यूसुफ रजा गिलानी के दौर में रूल्स बनाए गए कि अगर स्टेट या रियासत किसी भी कमजोर या अपोजिशन के रुकने असेंबली को हिरासत में ले लेती है तो उसके हल्के को उसकी नुमाइंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता और उसे हुकूमत पाबंद होगी कि असेंबली के इजलास या कायमा कमेटियों के इजलासों में पहुंचाए और उसकी हल्का की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर सिंध से जीते हैं जिनकी तादाद 7 है। मैं कोशिश करता हूं कि उनके नाम याद करके गिनवाऊं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पलवशा खान को खवातीन की नशिस्त पर रुकन सेनेट बनाया गया है। पलवशा खान पंजाब पीपल्स पार्टी की ओहदेदार हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और उनका नाम नया नहीं है। गुज़श्ता 15 साल से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर रही है। सलीम मांडवी वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुंतखब होने वाले वाहिद सरमायादार सेनेटर हैं। बिलाशुबा वो सरमायादार हैं, लेकिन उनकी पार्टी के साथ कमिटमेंट, उनकी वाबस्तगी 15 साल से ज्यादा पुरानी है और वो साबिक दौर में 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर खजाना के तौर पर काम कर चुके हैं, जहां उस पोजीशन में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियां और खिदमात सर अंजाम दी थी। सेनेटर शेरी रहमान है। शेरी रहमान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी की कम से कम 20 साल पुरानी तारीख रखती हैं। सेनेटर फारूक नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम को हेड करते हैं और मुख्तलिफ औकात में माजी में सेनेट के चेयरमैन रह चुके हैं और पार्लिमानी सियासत के अंदर एक बड़ा नाम है। 18वीं तरमीम की नोक पलक दुरुस्त करने वाली टीम में फारूक नाइक भी शामिल थे। सेनेटर ताज हैदर कम से कम 50 साल पुरानी वाबस्तगी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर्स में से हैं और सलीम मांडवी वाला के अलावा तमाम लोग कारकुन क्लास के नुमाइंदे हैं। इसके बाद है शहादत आवान। शहादत आवान भी फारूक नाइक की लीगल टीम का हिस्सा है और सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकालत करते हैं और पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी में एक बहुत बड़ा नाम है। अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक भी सेनेटर पर यह इल्जाम लगाना मुमकिन नहीं है कि उसके सेनेट में मौजूदगी का वजूद या जवाज पार्टी या पार्टी लीडरशिप को फंड्स फराहम करना है, वसाइल फराहम करना है। वो इस कदर दौलतमंद है कि वो सेनेट की सीट खरीद सकते हैं। इनमें से कोई एक शख्स इस तरह का नहीं है और तमाम के तमाम पार्लिमानी सियासत के तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। अब मैं जिक्र करता हूं पख्तूनख्वा की जानिब से, जहां पर पीटीआई सहूलत में थी। उन्होंने किन लोगों को सेनेटर मुंतखब करवाया? जीशान खानजादा पीटीआई की जानिब से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। जीशान खानजादा को सेनेटर मुंतखब करवाने की वजह यह है कि माजी में उनके फादर ने, खानजादा खान ने डिफेक्शन की थी, यानी एक मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई के हक में चले गए थे। उन्होंने पार्टी तरक्की उसका इनाम देकर उनके बेटे को सेनेटर मुंतखब करवाया गया था। फैसल सलीम रहमान, लियाकत खान तरकई, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद खान और हुमायूं मोहम्मद, इन तमाम लोगों का आप पीटीआई के क़यादत या हुकूमत में आने से पहले इनमें से अक्सर लोगों का कोई नाम भी नहीं जानता। पीटीआई के कारकुन के साथ किसी तरह पर कोई राब्ता नहीं है। आज तक पार्लिमानी सियासत में इनका क्या किरदार है कोई नहीं जानता। इनकी खूबी यह है कि ये मुल्क के सबसे बड़े सरमायादार हैं। इनमें से 3 लोग पाकिस्तान की 3 बड़ी सिगरेट के ब्रांड्स के मालिक हैं और अरबोंपति हैं। इन सब पर इल्जामात ये हैं कि इन सब ने टिकट पीटीआई की लीडरशिप को रकूम देकर खरीदे हैं और इनमें से 3 सेनेटर तो ऐसे हैं जो एक ही यूनियन काउंसिल या एक ही घर से ताल्लुक रखते हैं और कहते हैं कि वो इमरान खान साहब के माजी बाइद से बहुत बड़े फाइनेंसर हैं। माजी में भी इनमें से कुछ लोग सेनेटर रहे, लेकिन इस सेनेट की परफॉर्मेंस में, सेनेट की कारकर्दगी में आप कभी उनका नाम मिनट्स में नहीं पढ़ पाएंगे। आज तक उनके कंट्रीब्यूशन में, उनके किरदार में कोई चीज नहीं है कि उन्होंने मुल्क की किस अंदाज में सर्विस की जिसकी वजह से उन्हें इस मुकद्दस ऐवान में लाना पड़ा। बलूचिस्तान में
पीटीआई ने अपना सेनेट का टिकट अब्दुल कादर नामी एक ठेकेदार को दिया जो अरबपति बल्कि खरबपति बयान किए जाते हैं, और बुनियादी तौर पर वो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। बलूचिस्तान शायद वो कभी अपने बिजनेस का दौरा करने गए हों या किसी और मामले में गए हों तो ठीक है, वरना उनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। जब अवामी सतह पर एहतजाज हुआ, पीटीआई बलूचिस्तान के सदर ने इस्तीफा देने की धमकी दी तो टिकट वापस ले लिया गया और टिकट जहूर आगा नामी एक कारकुन को दिया गया। कागजात नामजदगी के इस्तरदाद वाले दिन जहूर आगा से टिकट वापस ले लिया गया, उसे सरेंडर किया गया और फिर पीटीआई की क़यादत ने अपने वोट ठेकेदार अब्दुल कादर के हक में सरेंडर किए। बराह रास्त बलूचिस्तान में पीटीआई कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी, लेकिन पीटीआई ने बाप के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर कई और लोगों को मुंतखब करवाया है, जिनके बारे में यही कहा जाता है कि उनका बलूचिस्तान की पार्लिमानी सियासत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और वो कभी भी सियासी तौर पर फाल किरदार अदा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी महज और महज यही स्टेटस है कि वो मुहिब्बी इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान के फाइनेंसर हैं, वो उन पर पैसा खर्च करते हैं। और ये बात वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि उनके दोस्त उन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो जिस लेवल पर या जिस स्टेज पर इमरान खान आज मौजूद हैं, जब सेनेट के अंदर अपने अरकान की बजाय पार्लिमानी बालादस्ती या पार्लिमानी किरदार के मालिक अरकान को छोड़कर मेहनती सियासी कारकुन हैं उनको 4 हरफ भेजकर जब ऐसे लोगों को सेनेट के अंदर पहुंचाने की जद्दोजहद करेंगे जिनका कोई पार्लिमानी किरदार ना हो, जिनका कोई सियासी किरदार ना हो, जिस तरह हफीज शेख कौन सा कोई पीटीआई से ताल्लुक रखते थे, तो लोग यकीनी तौर पर बतौर एहतजाज उन्हें वोट देने से इनकार करेंगे। मैं इस सब कुछ के बावजूद फिर भी इस बात पर कायल हूं कि वजीर आजम इमरान खान ने जो इल्जामात लगाए हैं उनकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सबसे पहले यह कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए या हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करनी चाहिए। सबसे पहली शर्त जिस पर जज साहिबान ने बेतहाशा इसरार किया था कि सूबाई असम्बलियों के अंदर पार्टी प्रोपोर्शन के मुताबिक नशिस्तें पख्तूनख्वा में नहीं आई हैं, उसकी तहकीकात की जाए कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी है और कौन कौन से वोट बेचे गए हैं, और इसी तरह जिन वोटर्स के पैसे लेने और पैसे देने के सबूत मिल जाएं या उनकी वीडियोस दस्तयाब हो जाए, उन सबको सारी उम्र के लिए नाअहल किया जाए। और माज़ी बैद से जब से वो रुकने असम्बली मुंतखब होते आए हैं, वो जो मरात बतौर वजीर के हासिल करते रहे हैं या जो मरात उन्होंने बतौर रुकने असम्बली के हासिल किए हैं, वो सब वापस करवाई जाए। और इमरान खान साहब, मुझे लगता है कि कल आपकी वजारत उज़्मा का आखिरी दिन है। मुझे ये वहम है कि अपोजिशन की नरमी के बावजूद शायद आप कल एतमाद का वोट ना ले सके। अफसोसनाक अमर होगा कि एक शख्स बुलंद बांग दावी के साथ शोर मचाकर, उछलकर, कूदकर सियासत में नाजिल हुआ और लोगों ने उसे मसीहा पेंट किया, उसे भुट्टो करार दिया गया, उसे एक सियासत का नया जन्म करार दिया गया। लेकिन 3 साल वजारत उज़्मा के दौरान उसने पाकिस्तान के बैरून मुल्क मफादात को बर्बाद किया, पाकिस्तान के अंदरून मुल्क मफादात को बर्बाद किया, पाकिस्तान की तरक्की का पहिया जाम किया। और सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी नेगेटिव बात, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जिस दिन वजीर आजम इमरान खान ने हलफ लिया, तो दोनों अपोजिशन लीडर्स आसिफ अली जरदारी ने, मियां शहबाज शरीफ ने उन्हें पेशकश की कि आओ मिलकर एक ऐसा निजाम बनाते हैं कि कोई दूसरे की टांग ना खींचे और हम आपके साथ पाकिस्तान की तरक्की में पार्टनर बनते हैं, हम आपको समझाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और हम आपके पीछे चलते हैं। इस पेशकश को न सिर्फ ठुकराया गया बल्कि पार्लियामान का तकद्दुस बर्बाद किया गया। पीटीआई की जानिब से कुछ ऐसे लोगों को वजीर बनाया गया जिनके मुंह के साथ, माजरत के साथ मुहावरा इस्तेमाल करता हूं, कहते हैं कि कुत्ता बना हुआ था। उनका काम सिर्फ और सिर्फ यह था कि जब भी अपोजिशन किसी संजीदा मौजू पर डिबेट करने के लिए आती, वो मुखालिफ खड़े होकर गालियां देना शुरू कर देते, सब शेतन करना शुरू कर देते या लग और ला यानी बकवास शुरू कर देते। पार्लियामान का तकद्दुस बर्बाद किया और 3 साल तक पार्लियामान में किसी तरह की कोई कानून साजी जो पाकिस्तान की जरूरत हो। अब फिर भूल जाए कि कुछ कानून साजी ऐसी हुई जिसके लिए आर्मी चीफ ने अपोजिशन से इस्तदा की कि आप इन कवानीन को बनवा दें, उन पर भी कोई पॉजिटिव डिबेट नहीं हुई। एफएटीएफ से मुतल्लिका कुछ कानून साजी की गई, वो कानून साजी ना इमरान खान की तरजीह थी ना पीटीआई की तरजीह थी, बल्कि वो बैनुल अक़वामी दबाव में पीटीआई के मफादात के खिलाफ कानून साजी थी। इसलिए अपोजिशन ने
उनके साथ हामी भरी। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर किसी भी संजीदा मौजू पर कानून साजी के लिए कोई बिल बनाया जाता, कोई बिल टेबल किया जाता, असेंबली में लाया जाता, तो पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट में अपोजिशन को कायल करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इमरान खान, आप एक खिलाड़ी के तौर पर भी अब याद नहीं रखे जाओगे। आपने पाकिस्तान की सियासत के साथ जो खिलवाड़ किया है उसने आपका माजी भी दागदार कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत में जो ताफन आपने पैदा किया है, जो गदलापन आपने पैदा किया है, उसे साफ करते दहाइयां दरकार होंगी। कौम के 3 साल आपने जाया किए, कौम को मुआशी तौर पर 30 साल पीछे फेंका। बैनुल अक़वामी मामलात में कश्मीर के इशू पर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में, ईरान के साथ ताल्लुकात में, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में और चीन के साथ ताल्लुकात में इस कदर आपने नुकसान पहुंचाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और जिसको रिपेयर करने में अगली हुकूमत को फिर 10 साल दरकार होंगे। बहरहाल आप एक तारीख हो। आपको भुट्टो के साथ, बेनजीर भुट्टो के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, हत्ता के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी कभी जिक्र नहीं किया जाएगा। आपको शौकत अजीज के साथ, मोइन कुरैशी के साथ, चौधरी शुजात के साथ और शायद मीर जफरुल्लाह जमाली से कहीं नीचे आपका जिक्र होगा। आप तारीख में अच्छी अलामत के तौर पर कभी रिकॉग्नाइज नहीं किए जाओगे। आपका सियासी करियर खत्म हो चुका, कल खत्म हो जाएगा। यह मुमकिन है कि बगैर रीढ़ की हड्डी के शख्स की तरह, केंचुए की तरह, मुमकिन है कि सियासत में कोई 6 महीने आप और कर सको। हुकूमत में 6 महीने नहीं, सियासत में बिलाखिर आपको सियासत छोड़ना है। आप टिश्यू पेपर थे, इस्तेमाल हुए, खर्च हो गए और ज़ाया हो गए। यूट्यूब चैनल दूसरा लोग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।